माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। और आज की क्लास में हमने यूएसए फिजिक्स ओलंपियाड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक चैप्टर से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने में मुझे करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, फराडे लॉ, लेंज लॉ, साथ ही साथ डीके ऑफ करंट के कंसेप्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने में हम जो जो पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझेंगे और इसका बेहतर ढंग से यूज करेंगे। ये सारी बातें इस प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम की वैरायटी चेंज होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये हॉलो सिलेंडर है जिसका लंबाई L है और रेडियस R है और थिकनेस D है। ठीक है, और इस कर्व सरफेस से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सरफेस पे। और इस L, R और D में एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कहा गया है कि L मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r, मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। इस रिलेशन से मुझे ये क्लियर होता है कि आप इस सिलेंडर को आप इन्फिनाइट सिलेंडर की तरह मान सकते हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो। ठीक है, साथ ही साथ ये सिलेंडर का मटेरियल का रेसिस्टिविटी की वैल्यू रो दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है उसमें पहला क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है कि इस हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अगर इसके सरफेस से करंट का वैल्यू I फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि अगर ये सरफेस पे जो करंट है अगर वो टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है, तो इस सिलेंडर के अंदर EMF कितना डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर C में ये पूछा जा रहा है कि EMF और करंट में क्या रिलेशन होगा। और क्वेश्चन नंबर D में पूछा जा रहा है कि अगर इस सिलेंडर में इनिशियली I नोट करंट फ्लो कर रहा है और कोई भी सोर्स इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ नहीं है जो इस करंट को मेंटेन कर सके, तो बताइए इस सिलेंडर के अंदर करंट टाइम के साथ किस तरह से चेंज करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन मैं बारी बारी से कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस सिलेंडर के अंदर कितना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चूँकि जो जितने भी करंट है वो इस सिलेंडर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और पूरा करंट ये कर्व सरफेस पे है, तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड से इस सिलेंडर को कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस सिलेंडर में जो करंट फ्लो कर रहा है ठीक वैसा ही है जैसे सोलेनॉइड में फ्लो करता है। तो हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इस सिलेंडर के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B का वैल्यू म्यू नॉट इंटू NI होता है, जहाँ NI जो होगा वो करंट पर यूनिट लेंथ होगा। अब मुझे पता है कि जो सिलेंडर है इसमें टोटल करंट पूरे सरफेस में I फ्लो कर रहा है और ये जो लेंथ है L है, तो हम कह सकते हैं कि करंट पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू होगी वो I/L होगा। तो हम यहाँ पे हमें NI की जगह पर I/L ले सकते हैं। इसका मतलब कि इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/L होगा। ठीक है, अब मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि अगर सिलेंडर के सरफेस में करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल EMF नहीं है तो क्या होगा। साथ ही साथ चूंकि इस सिलेंडर में करंट फ्लो कर रहा है तो हीट एनर्जी लिबरेट करता होगा, तो ये हीट एनर्जी कहाँ से आ रहा होगा। ध्यान सुनेंगे, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया है म्यू नॉट I/L। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ वहाँ एनर्जी स्टोर होता है। तो अगर किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की वैल्यू हम वहाँ पे B² म्यू नॉट कह सकते हैं। ठीक है, B की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये रिलेशन आएगा। अब इस दोनों रिलेशन को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हीट एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है सिलेंडर से, वो हीट एनर्जी यही मैग्नेटिक एनर्जी का मतलब वो जो सिलेंडर के थ्रू सिलेंडर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके वजह से सिलेंडर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसके वजह से जो हीट लिबरेट हो रहा होगा वो एनर्जी इसी मैग्नेटिक एनर्जी से आता होगा। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा। और जब मैग्नेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता होगा, इसका कहने का मतलब B रिड्यूस करता होगा। B रिड्यूस का मतलब
आई रिड्यूस करना शुरू करेगा। कहने का मतलब है कि करंट कैरिंग सिलेंडर में अगर सोर्स नहीं है कि हम इस करंट को कंटिन्यूस फ्लो करवा सकें, तो कुछ समय के बाद ये करंट रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये कंक्लूजन मिला कि अगर करंट कैरिंग सिलेंडर में कंटिन्यूस करंट फ्लो करने के लिए एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं है, तो ये करंट का वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट कि चूँकि मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, तो मुझे पता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लेंज लॉ को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए एक ऑब्जर्वर है, ये यहाँ इस सिलेंडर को देख रहा है इस पोजीशन से, तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा फिगर नजर आएगा। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और इस स्पेस में अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस प्लेन से बाहर की तरफ नज़र आएगा। और बी की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। बी का वैल्यू आया है μ0I/L। दूसरा कि चूँकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, तो ध्यान सुनेंगे। तो लेंज का स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अब लेंज का स्टेटमेंट है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उस तरफ होगा। लेंज का स्टेटमेंट है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ लगा सकते हैं। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ होगा, क्यों डेवलप हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कारण कि जो करंट है वो करंट रिड्यूस हो रहा है, इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ लगा सकते हैं। लेंज लॉ के अनुसार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो अपने कारण को ही अपोज करेगा। तो कारण हमारा क्या है, करंट का डिक्रीज होना। अपोज करने का मतलब इसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। डिक्रीज करने से रोकेगा, इसलिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस सेंस में दिया है, इधर पॉजिटिव दिया है और इधर निगेटिव दिया है, ताकि ये ईएमएफ इस करंट को सपोर्ट कर सके। तो हमने सिंबल से ईएमएफ की वैल्यू को, ईएमएफ को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए लेंज लॉ का अप्लाई करके। अब इस ईएमएफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं फैराडे लॉ का यूज करके, कि इस सिलेंडर को हम लूप मान सकते हैं। इस लूप का रेसिस्टेंस होगा R = ρ/L/A। अब L क्या है, तो मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो पूरा कंप्लीट चक्कर मारने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2πr। तो ये हो गया रेसिस्टेंस ऑफ सिलेंडर = ρ/L/A। एल के जगह पर हम 2πr लिखेंगे। और एरिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, तो ये हो गया विड्थ d और डेप्थ हो गया l, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया LD। तो हम A के जगह पर LD लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सिलेंडर का टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू R = ρ 2πr/LD होगा। तो हम यहाँ पर एक लूप कंसीडर कर सकते हैं जिसका रेसिस्टेंस की वैल्यू इतना होगा, और उस लूप में हम एक ये ईएमएफ E कंसीडर कर सकते हैं। ये ईएमएफ उसमें क्या कर रहा है, करंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इस सिलेंडर को एक करंट कैरिंग लूप से रिप्लेस कर सकते हैं। उस लूप का जो रेसिस्टेंस होगा वो R = ρ/L/A, जहाँ L के जगह पर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2πr। तो L के जगह पर 2πr होगा। और जो करंट फ्लो कर रहा है वो सरफेस के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, तो ये विड्थ हमारा d है और डेप्थ l है,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा LD। ठीक है, तो हमारा इस लूप का जो रेसिस्टेंस होगा वो R रो 2πr/LD होगा। और साथ ही साथ इसमें EMF की वैल्यू E होगा, और E वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फैराडे लॉ लगा देते हैं। फैराडे लॉ के अनुसार EMF की वैल्यू कितनी होगी, इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम डेरिवेटिव। इस EMF की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। EMF इज इक्वल टू d∅dt। अब फाई का वैल्यू कितना है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा पूरा एरिया हो जाएगा लूप का πr²। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा μ0I/L। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। ये माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि करंट जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो di/dt अपने आप में निगेटिव है, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने ये यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो EMF की वैल्यू जो होगा वो -μ0πr²/L di/dt होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में कहा जा रहा है कि अगर सिलेंडर के सरफेस में इनिशियली अगर करंट I0 फ्लो कर रहा है, तो आप बताइए कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा होगा। ये सर्किट है, इस EMF की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके। अब हम यहाँ पे लूप लॉ लगा देते हैं। अप्लाई लूप लॉ, IR माइनस EMF इज इक्वल टू 0। IR का वैल्यू, ये EMF की वैल्यू हम यहाँ से जो कैलकुलेट किए हैं ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद I वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, I वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, टाइम वाले टर्म को एक तरफ करके इंटीग्रेट कर देते हैं प्रॉपर लिमिट के साथ। तो मुझे पता है t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है करंट का वैल्यू I0, और टाइम t पे करंट का वैल्यू I मान लिए हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, log I/I0, और इसका इंटीग्रेशन इतना। आप बेस चेंज फार्मूला लगा करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I इक्वल टू I0 e⁻² ρt/μ0RD। इस तरह से करंट हमारा वेरी करेगा। अब आप ध्यान से सुनेंगे, ये करंट को पूरी तरह से जीरो होने में समय कितना लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम t का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें तो इस I का वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगा। इसका मतलब कि इस करंट का वैल्यू कंप्लीटली जीरो होने में इन्फिनाइट समय लगेगा। करंट की वैल्यू I0 से जीरो होने में इन्फिनाइट समय लग रहा है। इसका कारण क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इस सिलेंडर के अंदर करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा तो उसके अंदर एक EMF डेवलप होता है जो इसको डिक्रीज करने से रोकना शुरू करता है। ठीक है, यही वजह है कि इसको इन्फिनाइट समय लगता है पूरी तरह से जीरो होने में। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत जल्द हम नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।